Okay, can you guess the right options? You can write on Zoom chat. Yes, sir. करीब आप ही guess करें. ये करीब आप ही सेंड करें आंसर. डी पार्टी डी. ये कह रहे हैं कंप्यूटर कैन बी इन्फेक्टेड विद मालवेयर. स्पाईवेयर इज वन एग्जांपल ऑफ मालवेयर. तो अब जैसे राइट ऑप्शन आ रहा है सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड ऑल की प्रेसेस एंड ट्रांसमिट दीज टू थर्ड पार्टी. दिस इज द राइट. ये रॉन्ग क्यों है? सॉफ्टवेयर दैट एक्टिवेट अ वेबकैम. तो अगर एक कैसे सॉफ्टवेयर हो जो सिर्फ वेबकैम को एक्टिवेट कर रहा है और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट द वीडियो टू अ थर्ड पार्टी दैट आउटपुट इज लाइव ऑन अ वेबसाइट. तो ये रॉन्ग है क्योंकि हमें स्पाईवेयर की एग्जांपल भी फिट नहीं है. सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट व्हेन अ पासवर्ड इज बीइंग एंटर्ड एंड देन ईमेल पासवर्ड टू अ थर्ड पार्टी. तो ये भी उस कंप्लीट स्पाईवेयर की डेफिनेशन में नहीं आता. सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड ऑल डेटा इनेबल इनटू कंप्यूटर एनालाइज दिस डेटा टू फाइंड ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड देन पोस्ट दीस टू. तो ये स्पेसिफिक टू ईमेल है. जबकि मेन डेफिनेशन फिट बैटरी है सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड ऑल की प्रेस. जितनी भी की प्रेस करेंगे दैट विल बी रिकॉर्डेड एंड ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी. ठीक है, क्लियर? द राइट ऑप्शन इज डी. ओके, मालवेयर का नाम लिखना है आपको. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ मालवेयर एंड देन डिस्क्राइब. राइट ऑन जूम चैट. ये नहीं पता. ओके, राइट हो जाएगा. Yes, sir. आ जाएगा. ओके, माने इट इज राइट. हियर यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट दिए में वायरस सॉफ्टवेयर और कोड दैट रेप्लिकेट व्हेन द यूजर रन इट. यहाँ तक ये डेफिनेशन कंप्लीट है. वॉर्म हो सकता है सॉफ्टवेयर और कोड दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ ऑन अ नेटवर्क विदाउट यूजर इनपुट. तो इसको होस्ट की जरूरत नहीं होती. वायरस और वॉर्म में एक फर्क है. वायरस नीड अ होस्ट विद एन एक्टिव होस्ट. ये लिखा. वॉर्म डज नॉट नीड होस्ट. टेक्स अ बैंडविड्थ, यानी ये कॉपी करता चला जाता है. बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रही होती है. डिलीट और डैमेजेस और करप्ट डेटा फाइल ठीक है. परफॉर्म
ओपन बैकडोर टू कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क, यानी ये बेसिकली नेटवर्क में इन हो जाता है किसी भी वे आउट से। ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर होता है, कोड दैट इज हिडन विद इन दी अदर सॉफ्टवेयर। People think that it is a useful software, can be. So software, of course, you think it is a game, it is a kind of useful software, but when you click on that, वो software active, virus activate होगा. When downloads or installs the other malware, for example, so it contains install, the install होगा. Adwares, तो सॉफ्टवेयर है, ये भी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, कोड दैट जनरेट्स और डिस्प्ले अनवांटेड ईयरबड्स ऑन यूजर्स कंप्यूटर। ये काफ़ी है, हमें अवेयरनेस है इसकी, यूज फेस इट मैनी टाइम। रैंसमवेयर, दिस इज फेस बाय कंपनी दैट इज देयर डेटा kept and released after paying fine. Software code that stops a user accessing or using their computer data by encrypting the data file or service. So data को डैमेज नहीं किया जाता। When you get the amount, ransom amount, then your software is released. Fee has to be paid to TCP. Very clear आपको? Yes, sir. Now see this one. Now write about this one. Yes. Are you writing? Yes, sir. Now फिर आप ही write करें। रीब आप ही। Okay, sir.
Okay, this is a difference, similarity. Sir, I sent it. Okay, every- तो आपने राइट किया है both enhance security by controlling data that can enter or leave device. Okay, ये similarity हो गया. Second is both improve performance, maintain traffic flow. And difference is firewall act as a barrier between network, whereas proxy server act as an intermediary between a computer and a network. Okay, so they have given some similarity. Check incoming and outgoing. So one of the similarity this one. Store whitelist and blacklist. Who can enter, who cannot enter. Block incoming and outgoing signal. Both block unauthorized access. Keep a log of traffic. Kind of that. Both can be hardware or software. Okay? These are the similarities. So there are many difference given. Proxy can hide user IP address. Firewall does not hide the user IP address. जब किसी वेबसाइट पे या किसी जैसे यूट्यूब पे किसी भी बैन लग जाता है तो देन वी यूज प्रॉक्सी सर्वर. ये प्रॉक्सी हमारी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है. वो हमारी आइडेंटिटी को हाइड कर लेता है और खुद अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा आगे जिसको जिस वेबसाइट को जिस सिस्टम को जिस चैनल को आपने एक्सेस करना है. प्रॉक्सी इंटेंशन इज टू एडवर्ट अटैक फ्रॉम सर्वर. फायरवॉल इज टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस. ठीक है. सेकंड डिफरेंस. थर्ड डिफरेंस है प्रॉक्सी प्रोटेक्ट अ सर्वर. फायरवॉल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल कंप्यूटर. दिस इज द मेन डिफरेंस. अच्छा, proxy examine or process request for a website, but a firewall does not check type of signal. किस तरह के सिग्नल आ रहे हैं. Proxy process client side request, whereas firewall filter packets. Proxy के पास client की तरफ से request आती है, उसको हैंडल करता है, मैनेज करता है, जबकि ये पैकेट को फिल्टर कर रहा था किस तरह के पैकेट्स आ रहे हैं, किसको रोकना है किसको नहीं रोकना. Proxy transmit website data to the user, okay, but a firewall does not. It allow valid signal and according to criteria. Proxy allow faster access to a web page using cache, but a firewall does not allow faster access or leave क्या कहते हैं or have cache. Proxy can hide internal network from internet, but a firewall cannot. तो ये कोई सा भी difference you can write. ये clear है सबको? Arif and Nofin. Yes, sir. Now see this one. और इसको पढ़े and then write about reason for your choice, high level या low level.
ओके, अब इसमें कह रहा है प्रोग्रामर हैज डिजाइन a 3D interactive computer game. So they are going to develop a program for the game. The program needs to run efficiently, but it must also be developed as soon as possible. Okay. I should tick one box to identify whether the programmer should use a high level language or a low level language to develop the program. अच्छा, ये याद रखें, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको यूजर इजीली अंडरस्टैंड करता है, इजीली प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकता है। लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामर को डिफिकल्टी फेस होती है, इट्स अ वेरी हार्ड लैंग्वेज, बट यू हैव टू जस्टिफाई जो भी लैंग्वेज आप चूज करें। तो हम दोनों को देख लेते हैं। आपने किसी एक को आपने टिक करना है, या तो आपने इसको टिक करना है या फिर आपने इसको टिक करना है, एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई द रीजन फॉर योर चॉइस। ओके, रीड लिखा हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट प्रोवाइड वैरायटी ऑफ टूल यूज फॉर थर्ड ग्राफिक गेम। ओके, मानिए आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज आर मोर यूजर फ्रेंड, ठीक है, सिंस दे आर इजियर टू लर्न, हैंस इजियर टू यूज। High level language have better debugging abilities, okay, as compared to low level language. High level language are easier to maintain. ठीक है, they are all right options. यहाँ पे फर्दर देख लेते हैं। अगर हम हाई लेवल चूज करते हैं तो इसके बहुत सारे मेरिट दिए हुए हैं। यू हैव टू गिव मेरिट easier for programmer to read or write or understand or edit. So therefore programmer is less likely to make mistake. Is- That is the reason to choose high level language. Easier to debug है, ठीक है, you have written easier to find or correct error, so the फिर आपने specify so the programmer can find and correct error in less time. गेम, अच्छा आंसर कॉन्टेक्स्ट में दिया करें, ठीक है। गेम विल बी मशीन डिपेंड इंडिपेंडेंट, तो ये बेनिफिट है, क्योंकि लो लेवल सबसे बड़ा इशू ये है कि वो मशीन डिपेंडेंट है, यानी जिस मशीन पर प्रोग्राम चलाना है उसी पे आपको प्रोग्रामिंग करनी है। तो गेम विल बी पोर्टेबल, आपने एक मशीन पे प्रोग्रामिंग की, दूसरी मशीन पे आप इसको रन कर सकते हैं। द गेम कैन बी यूज ऑन एनी कंप्यूटर विदाउट अ नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्डवेयर। तो हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी भी मशीन पे इसको डेवलप करें, यू कैन रन ऑन एनी काइंड ऑफ मशीन। प्रोग्रामर कैन फोकस ऑन द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी और हार्डवेयर। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम वेरी इजीली। लेकिन इसमें ये आपको हार्डवेयर को डील करना पड़ता है लो लेवल से। मोर मेमोरी और रैम एफिशिएंट है, ठीक है, अगर आप लो लेवल की तरफ जाते हैं। 3D ग्राफिक विल हैव हाई मेमोरी कंजम्पशन एनी वे, लेकिन 3D गेम बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए, दैट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज लो लेवल। अलाउ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी, इसमें क्योंकि आपको मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस होता है तो उसके एड्रेसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट कंट्रोल और रिस्पॉन्स टाइम। अलाउ फॉर यूज ऑफ स्पेशलाइज हार्डवेयर। तो ये इसके मेरिट कम है। द बेस्ट आंसर इज टू यू गिव रिगार्डिंग हाई लेवल। नाउ राइट अबाउट दिस वन।
Okay, done. Imani, are you doing that? Sir, I'm still doing it. Okay. नाफिल आप ही करें. Sir, I've sent it. ठीक है, आपने लिखा है कंपाइलर. नौफिल ने भेजा है. कंपाइलर ट्रांसलेट एन एंटायर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज to machine code before execution, generating a standard executable file. An interpreter on the other end okay, on the other end execute the code line by line. Interpreter, ठीक है, converting each line into machine code at as the program. आपने कंपाइल ये हाई लेवल लैंग्वेज को लिखा है. ठीक है. Compiler used for generating code, optimizing code and analyzing code, syntax, the interpreter used for technical. नहीं, थोड़ा सा इस तरह देखें. इसमें दोनों का पर्पज एक ही है. कंपाइलर कहता है चेक ऑल कोड बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी कोड. इसमें ये कि आप 100 लाइनें लिख लें, 200 लाइनें लिखें, इट विल नॉट स्टॉप यू. ठीक है. बट एट द एंड ये एरर की पूरी रिपोर्ट जनरेट करेगा. प्रोड्यूसर एरर रिपोर्ट विद ऑल एरर फाउंड फॉर द होल कोड और बिफोर ट्रांसलेटिंग रनिंग एनी ऑफ द कोड प्रोड्यूसेस द एग्जीक्यूटेबल फाइल. ठीक है. चेक्स और ट्रांसलेट वन लाइन ऑफ कोड. इंटरप्रेटर ये लाइन बाय लाइन चेक करता है एंड देन एग्जीक्यूट इट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. तो ये अगर ये दोनों एक ही लैंग्वेज में हो तो इसमें क्या होता है कि हम पहले इंटरप्रेटर रन करते हैं क्योंकि ये लाइन बाय लाइन हमें करेक्शन करवा देते हैं. फिर आखिर में हम कंपाइलर रन करते हैं तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देते हैं जिसको जो हम किसी की भी दे सकते हैं. प्रोड्यूसर्स एग्जीक्यूट. इंटरप्रेटर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट नहीं करता. स्टॉप्स व्हेन एन एरर इज फाउंड. तो जब तक आप लाइन 1 को करेक्ट नहीं करेंगे यू कैन नॉट गो टू लाइन 2. व्हेन करेक्टेड द प्रोग्राम कैन बी रन फ्रॉम द सेम पोजीशन. अलाउ एरर करेक्शन इन रियल टाइम. ठीक है. अरे भी क्लियर है आपको? आप क्वेश्चन देख लें एक दफा. ये पूछ रहा है डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ कंपाइलर एंड ऑफ एन इंटरप्रेटर. तो दो जैसे 3 ट्रांसलेटर है. हाई लेवल में 2 होते हैं, एक आप कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है. तीसरा असम्बलर होता है जो असेंबली लैंग्वेज प्योरली असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज होता है. ठीक है. यहाँ पे हाई लेवल के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज करते हैं. अगर हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है देन वी यूज कंपाइलर और अगर हमें लाइन बाय लाइन करेक्शन करनी है देन वी यूज इंटरप्रेटर. जी, ये क्वेश्चन हो जाएगा. और शुड आई डिस्कस? Discussion. ठीक है, ये मैं बताया तो. देखिए इसमें 8 बाइट इक्वल टू निबल. नाउ रिमेंबर 4 बिट्स इक्वल टू निबल होती है, याद रखना.
4 बिट्स आर इक्वल टू निबल। मैं इसको टाइप कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। रिमेंबर 4 बिट्स इक्वल टू निबल्स, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ओके, 1024 बाइट इक्वल होता है 1 केबी बाइट। ठीक है, 1024 केबी बाइट इक्वल होता है 1 मेबी बाइट। किलो बाइट और मेगा बाइट नहीं होता आपके कोर्स में, आपने केबी बाइट, मेबी बाइट, कीबी बाइट। 1024 मेबी बाइट इक्वल होता है 1 जीबी बाइट के। अच्छा, 1024 जीबी बाइट इक्वल है 1 टेराबाइट, टेबी बाइट, हम टेबी बाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 1024 केबी बाइट किसके बराबर। तो 1024 केबी बाइट इक्वल है 1 पीबी बाइट के। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो अब अच्छा, अब अब इसमें टेराबाइट मिसिंग है। इस 1024 केबी बाइट इक्वल है 1 एक्सजी बाइट। तो ये है। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बाइट। तो अगर 4 बिट का मतलब होता है निबल, 1 निबल। तो 1 बाइट में कितने निबल आएंगे? 2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 16। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 16 निबल्स। ये पॉइंट क्लियर? देखिए, 4 बिट्स का Yes, मतलब sir. निबल होता है, और 2 निबल इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, अच्छा फिर है, अच्छा फिर मैंने आपको बताया 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB बाइट होता है। यहाँ पे आ रहा है 512 KB बाइट। अच्छा, 1024 KB बाइट इक्वल टू 1 MB होता है। तो यहाँ पे आएगा 0.5, ये हाफ हो जाएगा। तो 512 KB बाइट इसका हाफ है 1024 KB बाइट। तो इसका मतलब ये 1 MB का है, तो 0.5 MB हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, 4 GB बाइट
कितने मेगाबाइट के बराबर है? जैसे आपको मैंने सारा रिमूव कर दिया। तो यार है 4096 मेगाबाइट। क्यों? मैंने आपको बताया था 1024 मेगाबाइट इक्वल होगा 1 GB के। तो ये है 4 4 GB इक्वल हो जाएगा। इसको आप 4 टाइम से मल्टीप्लाई करना। तो ये आएगा आंसर 401024 मल्टीप्लाई 4 करें, 4096 आएगा। तो आंसर 4096 ही है। तो अच्छी देखें, तो ये देखें 4096। ये अब क्लियर है? अच्छा, इसमें उन्होंने टेबीबाइट को टेराबाइट जो है या टेबीबाइट जो है वो नहीं दिया हुआ था। तो अब जैसे आपको मैंने बताया था कि 1024 टेबीबाइट इक्वल टू 1 पेबीबाइट के। ठीक है, तो दोबारा राइट कर देता हूँ। 1024 टेबीबाइट इक्वल है 1 पेबीबाइट के। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 1 एक्जीबाइट। तो इसका मतलब ये हुआ 1024 टेबीबाइट इक्वल है 1 एक्साबाइट के। ठीक है, तो इसका मतलब 1024 मेगाबाइट इक्वल है 1 एक्स। तो यहाँ पे देखें, ये आंसर आ गया। समझ आ गया? तो 104 टेबीबाइट इक्वल होगा 1 पेबीबाइट के, और 1024 पेबीबाइट इक्वल होगा 1 एक्साबाइट। इसमें एक सीक्वेंस मिसिंग है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि दे वांट टू नो हाउ मच यू नो। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, give 3 example of data that is commonly stored in RAM. You can write on Zoom chat. नहीं, देखिए, रैम जो है बेसिकली इंटरमीडिएट डिवाइस है बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे, इट विल ओपन रैम। जैसे ये कुछ सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, जैसे मैंने पावर पॉइंट ओपन किया है, इट इज ओपन इन रैम। अब ये जो मैं राइट कर रहा हूँ, ये डेटा है, करंटली रनिंग डेटा। इट इज स्टोर इन रैम। करंटली रनिंग डेटा, जो कुछ भी राइट कर रहा हूँ वो रनिंग डेटा है। करंटली रनिंग एप्लिकेशन, अब कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ओपन फाइल, क्लोज फाइल, रीड फाइल, तो वो करंटली रनिंग इंस्ट्रक्शन होता है। ओएस हमेशा जब भी सिस्टम लोड होगा, मोबाइल में भी, और 24 आवर लोड लोड होता है आपका, मतलब ऑन होता है। सीपीयू जब भी आप रन करेंगे, लैपटॉप जब भी आप रन करेंगे, तो ओएस सबसे पहले रैम में स्पेस कवर अप करता है। तो करंटली रनिंग पार्ट ऑफ ओएस, पार्ट ऑफ कंप्लीट नहीं, तो ये बहुत हैवी होता है। इसकी
सिस्टम फाइल जो है ट्रांसफर हो जाती है टू रैम। करंटली रनिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे बैकग्राउंड पे कोई एंटीवायरस चल रहा है, बैकअप सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो दे आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज which are running on in the RAM। इसको आपने याद रखना है। डिस्क्राइब दी पर्पस सेकेंडरी स्टोरेज, आपको पता होना चाहिए। यू कैन राइट ऑन Zoom chat quickly। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो परमानेंट डेटा स्टोर करती हैं। इसमें मेनली हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, मेमोरी कार्ड हैं, मैग्नेटिक टेप है। ठीक है, पर नॉन वोलाटाइल, ठीक है, और परमानेंट और लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फाइल डेटा। ठीक है, to store data that is not currently required by the CPU. CPU does not deal with that. To store data, to transfer it to another computer। ठीक है, तो इन दोनों को आप राइट कर सकते हैं। यू कैन राइट दीज टू। ठीक है, तो enough Yes, for sir. today। Okay, enough for today। Sure, sir. See you Allah tomorrow। Hafiz, sir. Allah Hafiz।